नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सिंधु पूर्व एवं सिंधु सभ्यता के प्रसार का, और विशेष संदर्भ दो स्थान आप अच्छी तरह से परिचित हैं उनके नामों से, कालीबंगा और आहड़। तो आज मैं फोकस करूंगा और जिस विषय पर अपन पर्टिकुलर जिस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, वह है कालीबंगा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरीके से, सिंधु नदी पर थी और लगभग 5-6 हजार वर्ष ईसा से पूर्व इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ। और महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, आलमगीर, लोथल, कालसी, और राजस्थान में कालीबंगा और आहड़ की भी इसी पर मुख्य स्थल माने जाते हैं। इनकी कई विशेषताएं मैंने आपको जब साधारणतः जब अध्ययन कराने का प्रयास किया था तब आपको बताया था। और अब हम राजस्थान के संबंध में बात करना चाह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वो सारी सभ्यताएं, वो सारे कॉमन फीचर्स, वो सारे मूलभूत मौलिक फीचर्स, मौलिक बातें जो सिंधु सभ्यता में पाई जाती है, वो राजस्थान के इन स्थानों में पाई जाती है और लगभग समकक्ष है, समकालीन है। उनके बारे में बात करेंगे। और जहां तक सिंधु सभ्यता की बात करते हैं हम, प्राचीन और कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता की जो है वो ये भी उतनी प्राचीन, समकक्ष, कभी पूर्व हड़प्पा कालीन भी कहा जा सकता है इनको, और कभी सिंधु सभ्यता के बाद में भी रहता है। लेकिन अभी तक इस पर जारी है कि क्या ये सिंधु सभ्यता से पूर्व की सभ्यता है क्या कालीबंगा सभ्यता। जब हमारा आज़ादी प्राप्त हुई हमको 1947 में, और उसके बाद दो विभाजन हो गया देशों में। देखो, यहाँ पर एक बहुत जो है राष्ट्रवादी साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, कि हुई तो पाकिस्तान के पास में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और वो स्थान चले गए। यानी यद्यपि वे खंडर अवस्था में थे, यद्यपि वे प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष मात्र थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ने इन बातों को कहा कि उनकी सभ्यता या जो उनका राष्ट्र जो हमारे से ही अलग होकर बना था वह प्राचीनतम है, उनकी सभ्यता प्राचीन है। और ये बात 1950 के बाद में भारत ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर ली। पाकिस्तान के इस दावे को स्वीकार किया गया और भारत के पुरातत्व विभाग ने, जो राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग है, उसने पंजाब, राजस्थान, गुजरात में उत्खनन का कार्य शुरू किया। और तत्कालीन उत्खननकर्ता अमलानंद घोष ने ये कार्य शुरू किया और महत्वपूर्ण चीजों को खोल निकाला। इस कार्य को जो ब्रज के निवासी, भरतपुर और मथुरा का जो ये क्षेत्र है, वहां से रहने वाले हैं बालकृष्ण जी व्यास, उन्होंने इस सभ्यता को मूलभूत दिया और अपनी एक टीम बनाई आर्कियोलॉजी की और पुरातत्व आर्काइव्स की, और कुशल पुरातत्व को पूरे देश से उसमें शामिल किया। और इस सहायता से उन्होंने कालीबंगा में पुराने टीलों को खोद कर इसमें न केवल सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के वर्ण, उससे भी प्राचीन संस्कृति के अवशेष ढूंढ निकाले। राजस्थान का ये ऐतिहासिक स्थल गंगानगर जिले के जो सूखी नदी बह रही है वहां पर, घग्गर बह रही है, वहां पर है। और दरअसल 1952 में ये खुदाई शुरू हुई और उसके बाद में दो टुकड़ों में 1961 से 1961 से लेकर 69 तक दोबारा हुई। और ऐसे कई स्थान हैं उस काठे में जो कि प्राचीन सभ्यताओं की होते हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से, कुछ उसके वजह से इसके बहती हुई जो अंदर नदी है, जिस समय हम कहते हैं कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वह भी थी। सरस्वती नदी के लुप्त होने का इसमें भी प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं। संभवतः भूचाल या कच्छ के रण में वह सरस्वती नदी भीतर के रूप में प्रवाह कर रही हो, या फिर सरस्वती नदी का जो अधिकतम भाग है वह समुद्र में समावेश हो गया हो। अब 2 या 3 स्तरों पर मानी जाती है कि इसकी खुदाई हुई थी। पहले तो जो है इसका प्राचीन नाम हड़प्पा रखा गया, लेकिन जब जैसे जैसे खुदाई हुई तो ऐसा संशय में आया कि उससे भी प्राचीन है। लगभग 1.5 किलोमीटर के हिस्से में इसकी पहले खुदाई और इसमें गहरी, और जो फिर इस खुदाई को बढ़ाया गया और लगभग 18 किलोमीटर यानी 12 मील तक इस एरिया को देखा गया तो समकक्ष चीजें मिली। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता निभाती थी, इस भूभाग में रहती थी। जब आसपास की भूमि को चुना गया और 750 मीटर यानी आधे किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक का हिस्सा जमीन में खोदा गया, इतनी दूरी, इतनी गहरी तक इसको खोदा गया। और उसके बाद में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हड़प्पा और सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा भी है।
अब जब जब वहां पर खोदने के बाद में जो हम चीजें मिली हमको, जो कॉमन फीचर्स मिले, जिसकी मैं पहले अपने वाक्यों में कह चुका हूं, उन बातों पर आ जाते हैं। नगर निर्माण, ये भवन निर्माण की बात करें तो वह सिंधु सभ्यता, जैसे जैसे हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन बहुत उत्तम था, ठीक वैसे ही नगर नियोजन यहाँ मिला। पक्की ईंटों का जो है, और नालियों और बावड़ियों का, नाली और कुओं में पक्की ईंटों का, लंबवत सड़कें, समान आकृति में मकानों की आकृति जैसे अवसर मिले, पीछे की तरफ दरवाजा खुला रहना, और ये कई चीजें ऐसी थी जिससे ये जाहिर होता था कि सिंधु सभ्यता जो है के प्रसार में एक भाग कालीबंगा का प्रसार भी है। अब कालीबंगा के क्षेत्र में जो टीले की खुदाई हुई, उस छोटे टीले की खुदाई पहले शुरू की गई और फिर धीरे 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 गहरे होते गए, और 12-12, 13-13 मीटर ऊंचे के टीले भी इसमें नजर आते रह गए। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था आपको कि नगर और भवन निर्माण की, तो मकान पक्की ईंटों के बनाए गए, ईंटों का आकार जो है 30x15x7.5 सेंटीमीटर रखा है। ईंटों की चुनाई करने के बाद में उन ईंटों पर मिट्टी का लेप लगाने की प्रवृत्ति हुई, और कई जगह पर गीली मिट्टी का भी हुई, और इन विभिन्न स्थानों पर एक चौके का निर्माण हुआ मकान के बीच में, यानी वो भोजन बनाने का था, और सात्विक दृष्टि थी, या उसके आध्यात्मिक महत्ता समझ सकते हैं कि भोजन आवास से अलग एक कोने में बनाया जाता था। और आज भी वास्तुकारों के नियम के अनुसार यह वास्तुकारों की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ये कार्य किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात होता है वह बर्तन व अन्य सामग्री थी। यद्यपि बर्तन बड़े सुडौल और सुंदर बनाए जाते थे, लेकिन उतने आकर्षक नहीं होते थे। लेकिन जब उनकी बात करें, उन पर चीजें अलंकरण उनकी बात करें, उन पर जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण उनकी बात करें, तो अलंकरण में फूल, पत्ती, पक्षी पक्षी सब कुछ आते थे। उतने आकर्षक नहीं होते थे, लेकिन अगर हम गहन अध्ययन करें तो हमको लग जाएगा कि इनके इससे ये मछली की आकृति है, ये कछुए की आकृति है, ये बतख की आकृति है, ये हिरण की आकृति है। चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण आदि कई जो है समांतर रेखाओं वाले अंकन किए गए, इस बनावट के भी गई है। और जो है पतले और हल्के बर्तन उपयोग किए गए। इसका मतलब है कि कारीगरी आती थी और उपयोगिता के समकक्ष वह लोग निर्माण करते थे। मकानों, बर्तियों के अतिरिक्त कालीगरी की खुदाई में प्राप्त अवशेषों में खिलौने, पशु पक्षियों के खिलौने जो हैं बहुत महत्वपूर्ण वहां पर माने गए हैं। और मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां, बार तौल के बाण, सिंधु लिपि, कांच के मणिये, तांबे के औजार, चूड़ियां, चाकू, गृहस्थ जीवन में काम आने वाले विभिन्न ये जो दिनचर्या वह बहुत सारे कम मिले हैं। सिंधु लिपि की तरह ही दाएं से बाएं की तरफ प्रतीत होती है। अब यहाँ पर लिपि की जो बात करें, ये लिपि के अक्षर की एक दूसरे की बात करें तो दाएं से बाएं की तरफ हुई है, इसलिए माना जाता है कि वे समकक्षी थी और उसे चित्रात्मक गया है। कालीबंगा की खुदाई में एक चीज दुर्ग के भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये दुर्ग समचतुर्भुज आकार में होते थे और दुर्ग के प्रकोट के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ और वहां पर चबूतरे ऊंचे होते थे। इस पर नालियों गलियों में सीढ़ियां जाने का था और कहीं कहीं जगह पर भीतर कक्ष में यानी तहखाने में भी सीढ़ियां जाने का होता था। इसका मतलब है भूतल से नीचे भी भवन निर्माण की व्यवस्था थी। कुछ जगह पर भूतल से नीचे भवन निर्माण में गीली मिट्टी मिली अतः उसका उपयोग किया सकता है कि सुरक्षित पानी रखा जाता था। जो वर्तमान में हम देखते थे कि बावड़ियों का सिस्टम जो होता था कि नदी सार्वजनिक बावड़ियां बनाई जाती थी ग्रामीण स्थलों में, कई जगह पर शहर में भी बावड़ियां रहती थी, तो वो उस जो आपातकाल में या निरंतर उपयोग में सुरक्षित पेयजल के लिए होती थी वो वहां पर देखी गई है। और ये भी सिंधु सभ्यता से मेल की गई। अब आते हैं दाह संस्कार की या रीति रिवाज की बात। तो दाह संस्कार उन्होंने 3 तरीके से किया था। पहले लेप करके छोड़ देते थे, फिर कब्र को बहुत नीचे कर देते थे, और दूसरा आकार ये थी कि शवदान कर देते थे, उसमें शव मिलता प्राप्त नहीं होता था, और या फिर पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते थे। तो ये तीनों थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शव को लेप करके छोड़ दी ज्यादा हुई। और ये पद्धति जो है धीरे 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 उस दाह संस्कार की परिवर्तन प्रतीति आई और उसमें परिवर्तन में उनको कई बार हम देखते हैं कि अग्नि दहन का भी प्रमाण मिलता है। अब प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा के पूर्व की सभ्यता थी या पश्चात की सभ्यता थी। निश्चित रूप से कालंगा की खोज के प्रतों ने समकक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया था कि यह सभ्यता पूर्ण थी क्या, लेकिन हड़प्पा पूर्व के लोग जिस अर्थव्यवस्था हड़प्पा से ये मान सकते थे कि ये थोड़ी पिछड़ी भी हो सकती है, लेकिन उनके समकक्षी थी। अतः परिवर्तित रूप में या विकास के रूप में जब ये गई तो वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ गई होगी। इसलिए उनका मानना यह है कि प्राचीन पहले कालीबंगा सभ्यता आई और फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आई। दूसरी तरफ ये भी मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित अवस्था है और उसकी जो प्रारंभिक अवस्था हुई थी, जो शेषो अवस्था हुई थी, यह विकास का मार्ग, उत्थान का मार्ग शुरू हुआ था, उसमें कालीबंगा सभ्यता
जो है कालीबंगा स्थान पर वो स्थान मिले, इसलिए कालीबंगा का स्थान या कालीबंगा की सभ्यता या कालीबंगा के अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राचीन है। ये एक आरंभिक रूप से स्वरूप अगर समय पाकर अपने तकनीक भौतिक ज्ञान के विकास के फलस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालय और सिंधु सभ्यता में ये अध्ययन धीरे धीरे अभी प्रचलित है। और हम ये भी मानते हैं कि कालीबंगा से हम भी ये भी मानते हैं देखो कि वर्तमान स्वरूप में भी ऐसा कई आते हैं कि, और ये प्रचलित धारणा अभी भी प्रायोगिक रूप से जारी है कि एक ही स्थान और जाति विशेष के लोग बदलते हुए समय के साथ साथ अपने आवास, पोशाक और आवश्यक उपयोगी वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। संभवतः कालीबंगा की सभ्यता के विकास के बाद में जो विकास वहां हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, वो इसी विचारधारा का परिणाम होगा। तो बच्चों, आज कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत, कालीबंगा सभ्यता का स्थान, कालीबंगा के से निश्चित जो नदियां बहती है वह, वहाँ पर भवन निर्माण करा, वहाँ दुर्ग के भवनावशेष, वहाँ मुख्य खिलौने और अन्य उपकरण, वहाँ के औजार, वहाँ के दाह संस्कार की प्रवृत्ति और उससे हड़प्पा सभ्यता के संबंध, इसके बारे में बड़ा हमने अध्ययन किया था। और कल हम आहड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।